सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनिगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांगलन लिंग दियानु का जो दूसरा स्वॉर्ड एनर्जी है उसे लेने के लिए जीशु की बॉडी के पास पहुंच जाता है और उसे लेने के बाद वांगलन इसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो स्काई डीमन कंट्री है उसने फायर डीमन कंट्री के ऊपर और डिक्लेयर कर दिया था और हम देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स और डीमन जनरल्स और सारे के सारे कमांडर इन चीफ और वाइस कमांडर इन चीफ इंक्लूडिंग जो डीमन एम्परर है, ये सभी लोग फायर डीमन कंट्री के कैपिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे डीमन एम्परर का सामना वांगलन से होता है। और वांगलन को देखते साथ ही वो वांगलन से कहता है कि ब्रदर वांग, आखिर आप कैसे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलन भी पहचान जाता है कि यही डीमन एम्परर है। और तभी बातचीत के दौरान वांगलन के कान में लगातार एक डिवाइन सेंस बात कर रही थी और जिस वजह से वांगलन का सारा ध्यान अब इसकी तरफ चला जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये डिवाइन सेंस और किसी की नहीं बल्कि शू लिग्यू की होती है और जो कि डेस्परेटली वांगलन से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बाहर आने दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि बाहर से आप चाहे जितने रूथलेस हो लेकिन अंदर से आपका दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो आप दो प्यार करने वालों को कैसे दूर रख सकते हैं। मेरी महबूबा मुझसे बस कुछ ही कदम दूर है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं उससे नहीं मिला, तो प्लीज मास्टर मुझे बाहर आने दीजिए। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वांगलन अपने वैग ऑफ होल्डिंग को भी टच करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शू लिग्यू यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में बाहर आता है और इस बार वो पहली वाली गलती नहीं करता और वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांगलन के सामने खड़ा था। जिसके बाद शू लिग्यू डीमन एम्परर को बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करता है और जब वो उसके पास उसके स्वॉर्ड को नहीं देखता जिसके अंदर की वो स्वॉर्ड स्पिरिट यानी कि वो लड़की थी, तो वो बहुत ही निराशा के साथ कहता है कि ऐसा लगता है कि किस्मत हमें कभी भी मिलाना नहीं चाहती। 10 साल हो गए लेकिन मैं फिर भी उससे अभी तक मिल नहीं पाया। अब यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर वांगलन को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और वो इमीडिएटली अपने दोनों हाथों को डीमन एम्परर के सामने जोड़ते हुए कहता है कि इसका नाम शू लिग्यू है, जो कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट है और मुझे लगता है कि इसे कोई गलत फहमी हुई है। जिस पे डीमन एम्परर कहता है कि नहीं, इसे गलत फहमी नहीं हुई है। अब मैं समझ गया कि ये वही है जिसके बारे में पिछले 10 सालों से मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट मुझे बताती आ रही है कि वो इससे कितनी ज्यादा नफरत करती है। इसी के साथ डीमन एम्परर यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जैसे इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे आती है तो वो शू लिग्यू को देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। और अब हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड है ये तेजी से शू लिग्यू की तरफ रवाना हो जाती है ताकि वो इसे जान से मार सके। अब शू लिग्यू जो कि इस वक्त एक स्पिरिट फॉर्म में था, तो उसके लिए इस स्वॉर्ड अटैक से डॉज करना मुश्किल होने वाला था। अब हम वांगलन को देखते हैं जहाँ पर उसकी निगाहें बहुत कोल्ड हो जाती हैं और वो उस स्वॉर्ड को देखे जा रहा था, क्योंकि चाहे जो हो जाए शू लिग्यू चाहे जितना मर्जी ठरकी क्यों ना हो, लेकिन वो है तो वांगलन की ही प्रॉपर्टी ना। वांगलन चाहे जो मर्जी कर सकता है शू लिग्यू के साथ, लेकिन वो किसी और को ये हक नहीं देता कि उसके प्रॉपर्टी के साथ कोई कुछ भी कर सके। और यहाँ पर डीमन एम्परर भी खामोश था, इसी वजह से वांगलन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बस अपना हल्का सा पावर रिलीज करता है, जिससे जैसे ही वो स्वॉर्ड फील करती है तो वो बुरी तरीके से कांपने लगती है। और फिर वो स्वॉर्ड स्पिरिट यानी कि वो लड़की बाहर आती है और वो कहने लगती है कि ये औरा ये तुम ही हो। इसी के साथ वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि अब मैं समझ गई, तुम दोनों असल में मिले हुए हो। इसी के साथ वो लड़की इन दोनों को घूरने लगती है और बिना किसी हेजिटेशन के डीमन एम्परर के स्वॉर्ड के साथ उस पे अटैक करने आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं कि बहुत ही थिक अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलन को घेरना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर वांगलन अपनी स्ट्रेंज सी वाइंड का यूज करता है जिससे कि स्वॉर्ड स्पिरिट के वो सारे अटैक वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। और जो एम्परर का स्वॉर्ड था वो जैसे ही अटैक कुछ करने ही वाला था कि तभी डीमन एम्परर उसे पकड़ लेते हैं और फिर वांगलन से कहते हैं कि ब्रदर वांग, ये असल में मेरी नीस है जो कि बहुत ही ज्यादा नटखट है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग है, इसी वजह से आपको ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट तो है, लेकिन ये नेचुरली ऐसी नहीं थी। असल में कुछ परिस्थितियों के चलते ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन गई और ये असल में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त की बेटी है। इसी के साथ वो कैजुअली शू लिग्यू की तरफ देखता है, लेकिन उसकी ये जो निगाहें थी ना, इससे शू लिग्यू बुरी तरीके से कांप उठता है कि तभी वांगलन भी कुछ अजीब सा नोट करता है और हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर की बॉडी के अंदर जो डीमन क्रिस्टल है वो अचानक से
एक्टिवेट हो जाता है और वो इतने इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है कि जिससे पता लग सकता है कि ये एक्सटर्नल लेवल के लेट स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है। अब वांग लिन का जो एक्सप्रेशन है ये चेंज होने लगता है। वो इमीडिएटली पकड़ता है शू लिग्यू को और अपने बैग के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ डीमन एम्परर से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर डीमन जनरल मू फेई कहाँ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर भी है वो भी राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो वांग लिन के सामने ऐसे ऑकवर्ड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके नी से यानी कि उस स्वॉर्ड स्पिरिट को अगर कोई बुली करे तो वो उसे भी माफ नहीं कर सकता। इसके बाद डीमन एम्परर बताने लगते हैं कि असल में जो मू फेई है वो ऑलरेडी एक वाइस कमांडर इन चीफ बन चुका है और वो हेवन कमांडर इन चीफ के साथ हमारी लेफ्ट आर्मी को लीड करते हुए फायर डेमन कंट्री के सॉन्ग ताओ सिटी की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि क्यों हमारे जो एंशिएंट डीमन है उन्होंने आपको अपना मैसेंजर चुना है और जिस वजह से कोई भी यहाँ पर आपकी बात को नहीं टाल पाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्ट होता है तो आप मेरे इस जेड को अपने साथ रख लीजिए। ये ऐसा है कि जैसा मैं आपके साथ ही हूँ और कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है तो आप हेवन कमांडर इन चीफ को बता दीजिएगा। ये कहते साथ ही वो वांग लिन की तरफ एक वाइट जेड को थ्रो करता है। इसी के साथ वांग लिन जैसे ही उस जेड को अपने हाथ में लेता है तो वो फील कर पाता है कि इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक टाइप की जो डिमोनिक ऑरा है वो मौजूद है, जिसके साथ ही वांग लिन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन तभी हम गु युनदुन यानी कि डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि वांग लिन को डिसअपीयर होता हुआ देखकर अपने सर को नीचे झुका लेता है और मन में कहता है कि वांग लिन, जिस दिन से हम दोनों ने उस जिथर म्यूजिक को सुना उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, हम दोनों एक जैसे हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मैंने तुम्हें वो जेड भी इसीलिए दिया क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ पाओगे। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी फ्लाई करते हुए अपने मन में उसी एम्परर के बारे में सोच रहा था और जो डीमन एम्परर ने उसके लिए किया वांग लिन ये अच्छे से समझ चुका है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे कमांडर इन चीफ और वाइस कमांडर इन चीफ तेजी से 10 मिलियन सोल्जर्स को लीड करते हुए फायर डेमन कंट्री के सॉन्ग ताओ सिटी की तरफ रवाना हो रही थी। साथ ही हम यहाँ पर मू फेई को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपने पीछे आर्मी को लीड करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से आसमान में बहुत ही कड़ाके की बिजली कड़कती है और फिर इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि जिससे ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो प्रेशर है ना ये 10 मिलियन सोल्जर्स को सप्रेस करना चाहती है, जिस वजह से सभी का ध्यान आसमान की तरफ चला जाता है और सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान को चीरते हुए सेकंड्स में एक बंदा अपीयर होता है जिसने कि ब्लैक आर्मर पहना हुआ था और ये दिखने में किसी डेविल गॉड के डिसेंडेंट की तरह लग रहा था। उसके आसपास बहुत ही ज्यादा डेविलिश एनर्जी मौजूद थी और जो कि चारों तरफ से उसे घेरे हुए थी और इस आदमी की जो अपीयरेंस है इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ ग्रैब कर लिया था और ये था अपना वांग लिन। इसी के साथ वांग लिन की आंखें पूरी तरीके से कोल्ड हो जाती है और वो तेजी से उस आर्मी की तरफ बढ़ता है किसी मीटियोर की तरह और साथ ही वो अपने डिवाइन सेंसेस को भी फैला देता है ताकि वो मू फेई को ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ मू फेई जो वांग लिन को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं और उसके पीछे खड़ा वो बंदा जिसके पीछे एक स्वॉर्ड भी था, ये बंदा भी अब अपनी आंखें खोलता है और वांग लिन को देखते साथ ही इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर लिया तो हो सकता है कि डालू स्वॉर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल्स यहाँ पर हैं वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करना शुरू कर दे, जो कि उसे लिंग कैन होने दिया था, जिस वजह से वांग लिन के लिए मुश्किलें पड़ सकती है। और वांग लिन इमीडिएटली यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि मुझे डीमन एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि मैं वाइस कमांडर इन चीफ मू फेई को पकड़ के जान से मार दूं, तो बाकी बचे लोग मेरे लिए रास्ते को बनाओ। ये कहते साथ ही वांग लिन उस जेड को जो कि डीमन एम्परर ने उसे दिया था, वो उस जेड को यहाँ मौजूद कुछ कमांडर इन चीफ जो कि जैसे ही एक्शन लेने वाले थे उनके सामने उसे टोस्ट कर देता है और ये इतनी जल्दी होता है कि सेकंड्स में ही वांग लिन यहाँ पर अपने फिंगर ऑफ डेथ का यूज करते हुए उसे मू फेई की तरफ भेज देता है। अब हम देखते हैं कि बिजली की स्पीड के साथ फिंगर ऑफ डेथ मू फेई की तरफ बढ़ती है, लेकिन मू फेई का एक्सप्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा काम था और वो बस हल्के से अपने सीधे हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। लेकिन मू फेई के पीछे मौजूद वो बंदा जो कि उस बीस्ट पे सवार था उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और ये मिडिल एज्ड मैन इमीडिएटली अपने उस लार्ज से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यहाँ पे फिंगर ऑफ डेथ जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल था और बहुत ही ज्यादा तेज भी, लेकिन जैसे ये मू फेई के करीब जाता है ये सडनली कोलैप्स हो जाता है और सेकंड्स में ये ऐसा डिसअपीयर होता है कि मू फेई भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी मू फेई के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं जब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी जो उसे घेरे हुए थी। ये देखकर वो मिडिल एज्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अगले
अगले ही पल वांग लिन का फिगर सडनली इस बंदे के सामने अपीयर होता है और वांग लिन के आर्मर से निकल रही वो सारी डेविलिश एनर्जी जो कि एक फ्लेम का रूप ले लेती है वो यहाँ पर गैदर होने लगती है। और अब वांग लिन का ये जो फिंगर अटैक है ये इसका पीक है जिससे कि रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर इस बंदे को मौका तक नहीं मिल पाता और ये जिंदगी और मौत के बीच का जो आखिरी लम्हा होता है वहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड सेंटर लिंग तियानहू का दिया हुआ वो स्वॉर्ड एनर्जी जैसे यूज करने वाला था कि तभी वांग लिन का अंडरवर्ल्ड रिवर जमीन से बाहर निकलता है और वो रीइंकार्नेशन साइकिल में टर्न हो जाता है। और ये इतना पावरफुल फोर्स होता है ना कि ऐसा लग रहा था कि अंडरवर्ल्ड रिवर यहाँ पर बस अकेली एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है। यहाँ का सब कुछ बिल्कुल पॉज हो जाता है और इसी पॉज मोमेंट के दौरान वांग लिन इमीडिएटली उस मिडिल एज्ड मैन की तरफ अपने फिंगर को लैंड करता है जिसके आईब्रोज के बीच से वो गोल्डन लाइट निकलने वाली थी। और जैसे ही वांग लिन का ये फिंगर उस पर लैंड करता है बंदा मारा जाता है। वांग लिन इसके सिर को यहाँ से उड़ा के ले जाता है। साथ ही इस बंदे का ये जो इतना बड़ा स्वॉर्ड था वांग लिन इसे भी अपने साथ ले जाता है। और वांग लिन का ये एक्शन इतना स्मूथ, इतना क्लीन और इतना फास्ट था कि यहाँ पे किसी को भनक तक नहीं लग पाती कि आखिर हुआ क्या। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस बंदे का नाम हेजू है और वांग लिन इसके ओरिजिन सोल को भी सील कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर वो उसके सिर को रिफाइन करके उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को भी डिवोर कर जाता है। साथ ही वांग लिन यहाँ पर सोल सर्च का यूज करके इस बंदे से सारी जानकारी भी निकाल लेता है और फिर इसकी ओरिजिन सोल जो कि कोलैप्स कर चुकी थी उसे 1 बिलियन सोल फ्लैग में फेंक देता है ताकि वो इसे एज अ प्राइमरी सोल के तौर पे यूज कर पाए। इसी के साथ वांग लिन को यहाँ पर ग्रीड से जुड़ी जानकारी भी मिल जाती है कि ये बंदा यहाँ पर डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं और ये सीक्रेटली यहाँ पे आया है। साथ ही वांग लिन को ये नाम सुना सुना लग रहा था लेकिन वांग लिन को याद नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे से ये कहाँ मिला था। साथ ही हेजू की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये जो बंदा है इसकी कल्टीवेशन एक्सटेंडेड स्टेज से भी आगे निकल चुकी है और सिर्फ एक स्टेप दूर है सीतुनन की कल्टीवेशन से। और यहाँ पे ये सारी बात सुनते ही वांग लिन इमीडिएटली हवा में उड़ते उड़ते रुक जाता है। जिसके बाद वांग लिन एक गहरी सांस लेता है और अपने बैग ऑफ होल्डिंग को टच करता है और एक जेड इसके सामने उड़ते हुए बाहर आता है जिसे पकड़ते साथ ही वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से इसे चेक करता है और फिर उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ही अगली सा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर वांग लिन सीतुनन के बारे में नहीं सोचता तो वांग लिन को याद नहीं आता कि सीतुनन ने उसे एक जेड दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जेड के अंदर बहुत सी इमेजेस थी और ये वही लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने कि सीतुनन को फोर्स किया कि वो अपनी बॉडी को अबैंडन कर दे। हालांकि जब सीतुनन ने वांग लिन को ये जेड दिया था तो उसे उम्मीद नहीं थी वांग लिन का सामना कभी ऐसे लोगों से भी होगा। उसने तो वांग लिन को ये जेड इसलिए दिया था ताकि वांग लिन याद रखे कि इन लोगों से उसे कभी भी नहीं उलझना है। और जब वांग लिन को इस बात का पता चलता है तो उसे भी यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर सीतुनन के किसी दुश्मन से मिल पाएगा। और अगर ये ग्रीड वाकई में वही इंसान है और उन्हीं में से एक है तो फिर इसे हेवन डिफाइंग बीट के बारे में भी पता होगा। यहाँ पर वांग लिन अपने मन में बहुत कुछ सोचता है क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेजर है जो वांग लिन के लिए सबसे ज्यादा रेयर है और साथ ही ये वांग लिन का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है और पिछले 700 साल से ये वांग लिन के पास है। और अब इसमें बस मेटल एलिमेंट ही मिसिंग है लेकिन वांग लिन को एक फिक्र थी कि अगर उसने ये पूरा कर दिया तो हेवन डिफाइंग बीट की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इतनी टेरिफाइंग डिग्री तक पहुंच जाएगी कि जिसका सोचते साथ ही वांग लिन को फिक्र होने लगती है। और वांग लिन मन में सोचता है कि अगर मैं इसे अपनी बॉडी से बस अलग कर पाऊं तो शायद मुझे इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर अफसोस की बात है कि वांग लिन का जो ये हेवन डिफाइंग बीट है ये उसके ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज हो चुका है तो अब इसे सेपरेट करने का कोई रास्ता नहीं और जो इकलौता रास्ता है वो यही है कि उसकी जो ओरिजिन सोल है उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया जाए जैसा कि उसने लिंग तियानहू की स्वॉर्ड एनर्जी के साथ किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट इतना ज्यादा रेयर है लेकिन वांग लिन को इस बात का आइडिया नहीं और वो अपने मन में सवाल करता है कि आखिर क्यों ये लोग इस हेवन डिफाइंग बीट के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। आखिर क्यों कल्टीवेशन अलायंस इसके बारे में इतना ज्यादा केयर करती है। ये हेवन डिफाइंग बीट मेरे साथ पिछले 700 साल से रहा है और अब तक मैंने बस इसकी यही खासियत देखी है कि इसके अंदर वक्त बहुत ही स्लोली गुजरता है। इसके अलावा इसके पास और कोई एबिलिटी नहीं है तो आखिर ये लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। चाहे मैं जिस भी एंगल से क्यों ना देखूं लेकिन ये हेवन डिफाइंग बीट एक ऑर्डिनरी आइटम की तरह ही है। हालांकि ये वक्त को थोड़ा धीमा कर देता है लेकिन ये सिर्फ लोअर लेवल के जो कल्टीवेटर्स हैं उन्हीं के लिए यूजफुल है लेकिन हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए लार्ज अमाउंट में सेलेस्टियल जेड्स ही काफी हैं। इसी के साथ वांग लिन अपने सामने देखता है जहाँ पर इसे 5 डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल नजर आते हैं और जो कि एक बंदा जिसका नाम की चेन लॉन्ग है उसकी कमांड में थे। और यहाँ पे वांग लिन को शक था कि मु यांग की डेथ के बाद इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा आखिर उसकी जान किसने ली है तो हो सकता है कि इन्हें मुझ पे शक जरूर होगा। इसी के साथ
बाद वांग लिन अपने मन में कहता है कि मुझे उस बंदे की मेमोरी से बहुत कुछ पता चला है, ये भी कि 10 साल पहले ग्रीड फायर डीमन कंट्री में मौजूद था और जब मैंने उस मु यांग को मारा तो बाकी के जो 3 यहाँ पर डिसाइपल्स थे वो ग्रीड से मिलने फायर डीमन कंट्री में पहुंच गए। और तभी वांग लिन को रियलाइज होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीशु भी उन्हीं में से एक था जो कि फायर डीमन कंट्री में उस ग्रीड से मिलने गया था और लौटते वक्त इसका पाला मुझसे पड़ गया और इसने मेरे प्रति क्लिंग इंटेंट दिखाई और ये मेरे हाथों मारा गया। साथ ही उसकी मेमोरी से वांग लिन को ये भी पता चला कि ग्रीड को वहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट पता चला है जिस वजह से वो वहीं पे रुक गया। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बाकी सारी चीजों को देखकर मन में कहता है कि हालांकि ये जो वॉर हो रही है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके जरिए से मैं यहाँ पर अपने स्लॉटर आर्ट को यूज कर सकता हूँ और काफी सारे लाइफ फोर्स सील्स को भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए वांग लिन यहाँ से ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और काफी दिनों तक टेलीपोर्ट करते हुए वो सीधा सोल रिफाइनिंग ट्राइब के सामने पहुंच जाता है और 10 साल बाद अपने ट्राइब में वापस आने के बाद वांग लिन यहाँ का नजारा देखकर काफी प्राउड भी फील करता है, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये 4 सबसे बड़े ट्राइब में से एक ट्राइब बन चुका है। यहाँ पे सभी लोग वांग लिन को देखते साथ ही और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वांग लिन यहाँ पर इनके लिए किसी गॉड की तरह था और सभी लोग इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि तभी वांग लिन यहाँ पर ओ यांग हुआ और 13 को आवाज देता है और उन दोनों से कहता है कि मेरे सामने अभी के भी 10,000 ट्राइब मेंबर्स को लेके आओ। और फिर वांग लिन यहाँ पर अपनी जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की कुछ लेयर्स होती है वो हर एक मेंबर को वो प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से जब भी कोई बंदा यहाँ किसी को मारेगा तो जिस पर्सन को ये लोग मारेंगे उसकी वेटेलिटी इस बंदे के पास मौजूद उस सील में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। और जिसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोगों को ये लोग निपटाएंगे उतनी ज्यादा ही स्लॉटर एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर बनती जाएगी और क्रिटिकल मोमेंट में ये जो स्लॉटर एनर्जी है ये लाइफ फोर्स सील्स में बदल के इन 10,000 लोगों की जान को भी बचाएगी। इसी के साथ वांग लिन ओ यांग हुआ और 13 को कुछ ट्रेजर्स भी देता है और कहता है कि जाओ और इनके जरिए से बाकी के जो 3 ट्राइब हैं उन्हें डिवोर कर लो। साथ ही वांग लिन यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि चाहे जो हो जाए, भले ही तुम इस बैटल में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन तुम्हें एक बात अपने ध्यान में रखना है कि तुम्हें हर हाल में लोगों को निपटाना है ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो स्लॉटर एनर्जी है ये और ज्यादा नरिश हो सके। जिसके बाद वांग लिन ओ यांग हुआ और 13 को बस 3 महीने का टाइम देता है और कहता है कि जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। इसी दौरान हम देखते हैं कि इन 3 महीनों के दौरान वांग लिन उस डेविल की सोल पे अपने इम्प्रिंट को और ज्यादा गहरा बनाने में लगा देता है। साथ ही वो अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी रिपेयर करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 3 महीने बहुत जल्दी निकल जाते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि ओ यांग हुआ और 13 इन लोगों ने अपने पूरी की पूरी आर्मी के साथ मिलकर बाकी के 3 ट्राइब को भी पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था और जिन लोगों ने हार मान ली ये लोग उन्हें अपने साथ सोल रिफाइनिंग ट्राइब में ले आते हैं, जहाँ पर इन्हें फोर्सफुली मेमोरी वाइपिंग सूप पिलाया जाता है, जिसके जरिए से ये अपने पास्ट ट्राइब के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और सोल रिफाइनिंग ट्राइब का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये नए लोग जिन्हें की सोल रिफाइनिंग स्पेल के बारे में कुछ नहीं पता, तो वांग लिन क्या करता है, निकालता है अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग और वो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर सोल फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालता है और सीधा इनकी बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं कि ये सोल फ्रेगमेंट इनकी बॉडी को हार्म करने के बजाय ये उनकी बॉडी के साथ को एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद वांग लिन वापस से स्लॉटर एनर्जी को निकाल कर इन सभी में फैला देता है और अब 30,000 लोगों से ज्यादा के मेंबर्स को ये फायर डीमन कंट्री की तरफ रवाना कर देता है। जिसके बाद जो बचे कुछ लोग ट्राइब के अंदर थे वांग लिन इन्हें लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो ब्लैक टावर मौजूद था और यहाँ पर वांग लिन अपना एक खुद का बहुत बड़ा टावर बना देता है और उसके टॉप पे जाकर लोटस पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 10 साल और गुजर जाते हैं और ये जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब था ये अब पहले से और ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पर ये जो स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री के बीच में जो वॉर चल रही थी ये अभी भी जारी था, क्योंकि 10 साल तो अभी बस इस वॉर की शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उस इम्प्रिंट को अभी भी पूरी तरीके से उस डेविल की सोल में कार्व करने में लगा हुआ था और वो इसने अपनी जी जान लगा देता है और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन इस दौरान वांग लिन इस वॉर के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था, वो इस हद तक अपने काम में खो चुका था। यहाँ पर वांग लिन खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए उस 100 साल की दी गई लिमिट से पहले। साथ ही यहाँ पर वांग लिन फील कर पा रहा था कि जितने स्लॉटर सील्स को उसने बाहर अपने ट्राइब के लोगों को दिया था उनमें से कुछ डिसअपीयर हो गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में उसके पास वो स्लॉटर एनर्जी वापस भी आ रही है। और वांग लिन अपने मन में कहता है कि मैंने टोटल 1 लाख ट्राइब के मेंबर्स को अपनी स्लॉटर एनर्जी दी है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो इनकी तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और वो इस टावर के बाहर निकलता है और उसकी
की आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली की तरह ग्लो कर रही थी। उसके सामने यहाँ पर बहुत ही मजबूत घर थे और जिसकी तादाद 100 किलोमीटर तक के दायरे में फैली हुई थी, जिसका साथ ही वांग लिन समझ चुका है कि उसके सोल रिफाइनिंग ट्राइब की अब ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपने बैग ऑफ होल्डिंग को टच करता है और फिर याओ जिगज्यू को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने अपना डिसीजन बना लिया। जो सुनकर याओ जिगज्यू, जो कि अब पहले की तरह नहीं थी, वो वांग लिन को बस धीमी नजरों से देखी जाती है और कहती है कि पिछले 10 सालों में तुम्हें मुझसे जो कुछ भी जानना था मैंने बता दिया, अब भला तुम्हें मुझसे और क्या जानना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।